हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैंने आपको बहुत ही बार बताया कि सफल होने के लिए धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी है। धैर्य रखेंगे तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे, लेकिन प्रयास बहुत ही ज़रूरी है। प्रयास करेंगे तभी आप सफल होंगे। ऐसा नहीं जो है कि फॉर्म डाल दिया परीक्षा का और धैर्य रखे बैठे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो काम नहीं चल पाएगा ना। जिस भी परीक्षा में आप लगते हैं, जिस भी परीक्षा का फॉर्म डालते हैं, उसमें जो है आपको तैयारी बहुत ही दमदार तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़माना चला गया है जब थोड़ा पढ़ के काम चल जाता था, लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, दम लगा करके पढ़िए, जितनी ताकत हो उतना दम लगाइए, तभी आप सफल होंगे। तभी आप जो है अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तभी आप जो है मेरिट में आ पाएंगे। तो आज का जो हो छोटा सा वीडियो है वो शुरू करेंगे। और पिछले वीडियो नहीं देखे, मैराथन क्लास मैंने शुरू कर दी है, उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिएगा। जीन पियाजे वाइगोस की कोहलबर्ग नहीं देखे हैं तो उसको भी जो है आप लोग देखिएगा। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद में। तो वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है। और ये जो पेपर है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ है, उसका जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं, अच्छे से समझ करके करेंगे, तो गारंटी देता हूँ, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कभी भी एग्ज़ाम हो सीटेट का, उसमें अगर आप देने जाएंगे तो कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन आपको पिछले पेपर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया होता क्या है? एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना। एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। मैंने आपको जब अधिगम की कठिनाइयाँ बताई थी, उसमें जो है डिस्ग्राफिया के बारे में ट्रिक बताई थी कि जैसे ही ग्राफ आए, जैसे ही ग्राफ की बात हो, डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में हम लोग जो है लिखते हैं। तो जिस ऑप्शन में लिखने की बात आएगी, वही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, पहले में तो भाषण विकार है, यहाँ पर होगा नहीं। गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशी बाधिता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, यानी यही वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो है शब्दों को और अक्षरों को लिखने की बात हो रही है, इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऐसे ही डिस्ग्राफिया के अलावा बहुत सारे जो है आपके शब्द होते हैं, जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, इसको मैंने आपको बताया था, डिसलेक्सिया में लक्स आएगा। जब हम लक्स साबुन लगा करके नहाएंगे तो हमारी पठन योग्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। डिसकैलकुलिया क्या होता है? ये होता है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कैलकुलेटर यानी कैलकू आ जाए, यानी गणना संबंधी। कैलकू मतलब कैलकुलेटर होता है ना, तो गणना संबंधी जो योग्यता होती है वो कैलकुलिया कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? विभेदित निर्देशन, संवर्धन, त्वरण गतिवर्धन या विसर्जन। तो इसका क्या जवाब होगा, बताएं आप लोग। कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका त्वरण गतिवर्धन। क्या कहलाता है? त्वरण गतिवर्धन। कॉल सैनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में योग्यता में अधिक हो, क्या कहलाता है? प्रतिभावान
बच्चों की श्रेणी में आता है, यानी प्रतिभावान कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, गतिवर्धन कहलाता है। तीसरा बहुत ही शानदार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में कार्य कर रहा है, उन्हें चाहिए पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। जैसे ही निगेटिविटी आ जाए, ठीक है, तो वो ऑप्शन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो विविधता को एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, नहीं तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी पाठचर्या में अनुकूलन करना बिल्कुल सही है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना समावेशी कक्षाएं बिल्कुल यही बताती हैं, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, ये भी बिल्कुल सही है। यानी आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जिसमें होगा वही सही होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सेकंड वाला। सीटेट का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जो बाल विकास से जुड़ा हुआ है, उसमें निगेटिव वाला ऑप्शन हमेशा छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला है शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, शैशवावस्था में सामाजिकरण बच्चा सबसे पहले सीखता है अपने परिवार में। ठीक है, परिवार में सीखता है। तो शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक सबसे पहले कहाँ सीखता है? अपने परिवार में। परिवार क्या होता है? पहला होता है। तो शैशवावस्था में सामाजिकरण जो है, प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है, यानी आपका फैमिली है, आपके माता पिता हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो प्राथमिक कहाँ है? सेकंड वाले ऑप्शन में है, इसी वजह से यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं जो है ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, लय वाइगोस्की पर आ जाता है। ये कहते हैं, लय वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा महत्व जो है लय वाइगोस्की ने समाज, ठीक है, संस्कृति और भाषा को दिया है। ठीक है, इन पॉइंटों को जो है बहुत ही महत्व दिया है। तो इस ऑप्शन में ये कहते हैं, ये जो लय वाइगोस्की हैं, ये कहते हैं कि जो भाषा विकास होता है ये संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। इसी वजह से आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत होंगे। देखिए, लय वाइगोस्की रूस के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा को बहुत महत्व दिया है। ठीक है, भाषा और विचार बच्चे में स्वतंत्र रूप से आते हैं और इनर स्पीच यानी अंतःवाक जब बच्चे में विकसित हो जाता है तो ये आपस में मिल जाते हैं। लय वाइगोस्की ने जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल, जेडपीडी का पूरा नाम क्या होता है ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जेडपीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये होता है समीपस्थ विकास मंडल। उसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्कैफोल्डिंग होता है पाड़ बांधना या थोड़े देर की सहायता। ठीक है, और यम के क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर,
knowledgeable अदर। देखिए, समीपस्थ विकास मंडल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में जो बच्चा होता है वह जिसके पास अधिक ज्ञान होता है वह जो है उसे थोड़ी देर की सहायता यानी पाड़ बांधता है तो वह जो है वहाँ पर बच्चा सीख जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा जो होता है वो किसी की सहायता से ही सीख पाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग कि नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। देखिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है। और जब बात आ जाती है किसकी, जब बात आ जाती है कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, ठीक है, तो ये किस पर बात आ जाती है, ये किस स्तर की बात आ जाएगी, ये आ जाएगी परंपरागत स्तर की, पारंपरिक स्तर की। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था जो होती है ये परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थीं। पहला स्तर बताया था पूर्व परंपरागत स्तर जो 4 से 10 वर्ष का होता है। ठीक है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया, दंड और आज्ञाकारिता पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था बताई अहंकार की अवस्था। ठीक है। पूर्व परंपरागत स्तर को प्री कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। पारंपरिक स्तर को कन्वेंशनल लेवल जो कि 10 से 13 वर्ष का था। ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया। प्रशंसा की अवस्था, ठीक है, प्रशंसा की अवस्था जो होती है इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का अनुकूलन भी आता है। दूसरी अवस्था बताए सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उसके बाद तीसरा जो आपका स्तर आता है पश्च परंपरागत स्तर, पास्ट कन्वेंशनल लेवल, ये होता है 13 वर्ष से अधिक का। ठीक है। इसमें जो है 2 अवस्थाएं आती हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था जो है व्यक्तिगत स्वार्थ पर होती है। इसमें एक उदाहरण आता है कि करनौल सिंह इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं सरकार जो है बेकार के पुल और सड़कें निर्माण में उनका पैसा लगाएगी। दूसरी जो अवस्था होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें जो है जो व्यक्ति होता है वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके पूरे समाज के लिए काम करता है, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे, अभिकथन है शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के बीच लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, बहुत ही आसान सी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर है कि शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार लोगों के साथ जब बच्चे बात करेंगे तो उनकी समझ और कौशल का विकास होगा। और यहाँ पर कारण लिखा हुआ है क्योंकि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही है। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और RA की व्याख्या भी करता है। इसी वजह से सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए तो अभिकथन पढ़ के क्योंकि लगा दें। यहाँ पे क्योंकि लगा करके जब आप कारण पढ़ेंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कि उत्तर सही है या गलत है। अगला प्रश्न है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना
जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। अधिगम के लिए आकलन जो है ये फीडबैक पर काम करता है। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है 9वां, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? मतलब कौन सी आयु से शुरू हो जाता है ऐसा? देखिए 1 वर्ष तो होगा नहीं, 3 वर्ष तो होगा नहीं, ठीक है। और जो 12 वर्ष की अवस्था होती है ये संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था में चली जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। ये होगा 7 वर्ष से, ठीक है, ये होता है 7 वर्ष से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए जिनमें शब्दों का खेल शामिल होता है तो बच्चे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान तार्किक सोच विकसित करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 7 वर्ष। 7 वर्ष में बच्चे शब्दों का खेल जानने लगते हैं। अगला है कैरलन गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। किस दृष्टिकोण से की? सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। कैरल गिलिगन ने जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत में, इन्होंने आपको पता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने केवल पुरुषों को बताया कि पुरुषों के पास जो है ज़्यादा जो है बुद्धि होती है, ठीक है, यानी पुरुषों में जो है ज़्यादा नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में नहीं होती है। तो इसी वजह से जो है नारीवादी दृष्टिकोण की वजह से कैरलन गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। ऐसा नहीं होता है कि नैतिकता केवल पुरुषों में ही होती है, महिलाओं में भी होती है। इसी वजह से नारीवादी दृष्टिकोण की वजह से इनके सिद्धांत की आलोचना हुई। अगला है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। मैंने आपको बताया था कि जब एक पहलू पर ध्यान दें और बाकी पहलुओं को छोड़ दें, ठीक है, तो वो होता है केंद्रीयन। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक बच्चा छोटा होता है, वह डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर मान लीजिए उसे एक टॉफ़ी दे दे, ठीक है, एक टॉफ़ी दे दे, वो लाल रंग की टॉफ़ी होती है। तो बच्चा जो छोटा है वो कलर पर ही ध्यान दे रहा है टॉफ़ी के, यानी एक पक्ष पर ध्यान दे रहा है। बाकी टॉफ़ी जो है खाने में कैसी है, मीठी है, खट्टी है, टॉफ़ी की स्मेल कैसी है, इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। यानी केवल वह एक पहलू पर ध्यान दे, बाकी पहलुओं की उपेक्षा कर दे, केंद्रीयन कहलाता है, ठीक है। और ये केंद्रीयन जो होता है ये होता है आपका किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जबकि विकेंद्रीयन जो है इसका उल्टा होता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना और एक आध पहलू को छोड़ देना। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो होती है ये स्थिर होती है, ठीक है, और सोच जो है कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, ठीक है। और जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच जो है तार्किक होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी वजह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा स्थूल गतिक
कौशल है। सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। स्थूल मतलब बड़ा, बुनाई जो है सूक्ष्म होगा। एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तैरना जो है यहाँ पर होगा स्थूल गतिक, स्थूल गतिक, ठीक है, स्थूल गतिक। जैसे दौड़ना, तैरना, ये क्या होता है, ये आपका स्थूल गतिक होता है। स्थूल गत्यात्मक कौशल ऐसा कौशल है जिसमें बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, तैरना आदि सीखता है। इसके फलस्वरूप शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं समन्वय होता है। ठीक है, इसी वजह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। हमारे अंतिम 2 प्रश्न हैं। भौतिक वृद्धि विकास के, देखिए यहाँ पर लिखा है भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करती है। एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल, शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ यानी आंतरिक, समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहर, विभेदीकरण सरल से जटिल और एकीकरण जटिल से सरल। यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, शीर्षगामी। देखिए भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करता है। ठीक है, देखिए भौतिक वृद्धि और विकास के लिए शीर्षगामी और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर सिद्धांतों का पालन करता है। वृद्धि केवल भौतिक पहलुओं जैसे ऊंचाई, भार आदि को संदर्भित करती है और यह जीवन की एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जो है सामाजिक, भाषा, भावनात्मक विकास आदि को संदर्भित करता है और विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। यह तो मैंने आपको कल ही बताया था, जो आपकी मैराथन क्लास है, अगर आप उसे नहीं देखें उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। लिखा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि होगी, मूर्तिकार के पास प्रकार की बुद्धि होगी। मूर्तिकार के पास जो है कैसी बुद्धि होगी और दर्शन शास्त्री के पास जो है कैसी बुद्धि होगी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि, ठीक है, अंतः व्यक्ति प्रकार की बुद्धि होती है किसके पास, दर्शन शास्त्री के पास, और मूर्तिकार के पास जो है दिक् स्थान की बुद्धि होती है। इसी वजह से आपका यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कल ही जो है बात किया गया है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को हम लोगों ने डिटेल से बात किया है और मैराथन क्लास में भी बात किया है। उम्मीद है ये 15 प्रश्न जो है आपको समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। नहीं, पूरी आशा है कि वीडियो समझ में आया होगा और कल मिलेंगे मैराथन क्लास के साथ। और जो आज का पेपर रह गया है, आधा पेपर मैंने बताया आपको आधा रह गया है, वो भी मैं आपको कल कराऊंगा। तो उम्मीद है ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।